हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत बताया था। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऑस्टिन के राज्य संबंधी विचार तथा स्वतंत्रता और ऑस्टिन का महत्व इत्यादि से अवगत कराऊंगा। तो आइए चलते हैं ऑस्टिन के राज्य संबंधी विचारों की तरफ। ऑस्टिन के राज्य संबंधी विचार। ऑस्टिन, जैसा कि ऑस्टिन के ऊपर बेंथम का प्रभाव पड़ा था, बेंथम का गहरा प्रभाव पड़ा था, हॉब्स का भी गहरा प्रभाव पड़ा था। तो बेंथम क्या था? उपयोगितावादी था। बेंथम एक उपयोगितावादी विचारक था और यही उपयोगितावादी विचारक का प्रभाव, इन्हीं उपयोगितावादी विचारकों का प्रभाव ऑस्टिन के ऊपर भी पड़ता है। बेंथम, तो जिस तरह से बेंथम ने राज्य के बारे में धारणा दिया है, इसी तरह से ऑस्टिन ने भी राज्य के बारे में धारणा प्रकट की है। हॉब्स ने राज्य का आधार समझौता बताया है। हॉब्स यानी कि समझौतावादियों की तरह से वह राज्य को समझौते का आधार नहीं मानता है। ऑस्टिन समझौते के सिद्धांत को, राज्य के समझौते के सिद्धांत को अस्वीकार करता है। ऑस्टिन कहता है कि लोग राज्य के आदेशों का पालन इसलिए नहीं करते हैं कि हमारे पूर्वजों ने अतीत में कोई समझौता किया था। हमारे पूर्वजों ने अतीत में कोई समझौता किया था, जैसा कि पूर्वज अतीत में समझौता करते रहते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी उसी समझौते के आधार पर चलती रहती है। ये हॉब्स रूसो का कहना है। लेकिन यहाँ ऑस्टिन कहता है कि राज्य के कानूनों का पालन पूरा समाज इसलिए करता है कि यह हमारी भलाई के लिए है, हमारी उपयोगिता के लिए है। क्योंकि राज्य को हम अपने लिए उपयोगी मानते हैं, इसलिए हमारे लिए लाभप्रद यह है कि राज्य के कानूनों का हम पालन करते रहें और यह कानून हमारे हित में होते हैं, यह हमारे लाभ के दृष्टि से होते हैं। तो राज्य और सरकार का उद्देश्य भी यही होता है, अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख प्रदान करना, अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख प्रदान करना। यह बेंथम भी कहता है कि राज्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख होना चाहिए। तो राज्य क्या करता है? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख करता है, और जब अधिकतम सुख करता है तो सारे लोग उस सुख से लाभान्वित होते हैं। ऑस्टिन का विचार है कि कोई भी राज्य अथवा सरकारें पूर्ण रूप से, यानी कि कोई भी राज्य और सरकारें, ऑस्टिन का विचार है कि कोई भी राज्य और सरकारें पूर्ण और परिपक्व अवस्था में उत्पन्न नहीं होती हैं। यानी कि कोई भी राज्य हो, कोई भी सरकार हो, वह पूर्ण अवस्था में या परिपक्व अवस्था में उत्पन्न नहीं होती हैं, बल्कि राजनीतिक सरकार की उपयोगिता की धारणा के आधार पर विकसित होती हैं। जैसे जैसे उनकी उपयोगिता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे राज्य और सरकार विकसित होती जाती हैं। जैसे जैसे राज्य और सरकार की उपयोगिता लोगों के लिए बढ़ती जाती है, वैसे वैसे राज्य और सरकार विकसित होती जाती है और जनता का एक बहुत बड़ा भाग अराजकता की स्थिति की अपेक्षा सरकार के अस्तित्व को प्राथमिकता देता है। वह हॉब्स के अवस्था, प्राकृतिक अवस्था में नहीं जाना चाहता है, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में उसको दुख ही मिलता है। वह ऐसे अवस्था में आना चाहता है जिसमें उसको सुख मिले, शांति मिले, संपन्नता मिले, विकास मिले। और यह सब किसके अधीन हो सकता है? राज्य के अधीन हो सकता है, राज्य के कानूनों का पालन करने में हो सकता है, राज्य की नीतियों का पालन करने में हो सकता है। तो यह हमारे लिए हितकर है, इसीलिए हम राज्य के आदेशों का पालन करते हैं। तो इस तरह से ऑस्टिन कहता है कि राज्य के आदेशों का पालन लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि लोग शांति चाहते हैं, लोग विकास चाहते हैं और लोग सुखी होना चाहते हैं। तो राज्य के कानूनों का पालन लोग इसीलिए करते हैं कि ताकि शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था कायम रहे और वह सर्वोत्तम विकास कर सके। तो इस तरह से ऑस्टिन के विचारों के ऊपर हम देखते हैं कि उपयोगितावादी विचारक बेंथम और जे.एस. मिल का भी गहरा प्रभाव पड़ा था। बेंथम के साथ साथ जे.एस. मिल का भी प्रभाव ऑस्टिन के ऊपर पड़ता है। यानी कि जे.एस. बेंथम का शिष्य होता है जेम्स मिल और जेम्स मिल का पुत्र होता है जे.एस. मिल। तो बेंथम भी उपयोगितावादी होता है, जे.एस. मिल भी उपयोगितावादी होता है और जे.एस. मिल को हम संशोधित उपयोगितावादी के नाम से जानते हैं, उपयोगितावादी विचारक के नाम से जानते हैं। तो ऑस्टिन ने न्यायशास्त्र के आधार पर उपयोगितावादी परंपरा को स्वीकार किया है। ऑस्टिन एक विद्वता था, न्यायविद था जिसके राजनीतिक विचार रूढ़िवादी थे। फिर भी उसने बेंथम और मिल के उपयोगितावादी सिद्धांत को माना और बेंथम और मिल के उपयोगितावादी सिद्धांत को अपनाया और ऐसा करने में उसने सुखवादी मनोविज्ञान और लोकतांत्रिक विचारों की अपेक्षा विधिक और न्यायिक दर्शन का सहारा लिया था। तो ऑस्टिन ने उपयोगितावादियों की तरह ही
प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानूनों की धारणा में विश्वास नहीं करता है। जैसा कि बेंथम ने प्राकृतिक कानून को या प्राकृतिक अधिकारों को बकवास माना है। प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून, इनको उपयोगितावादी स्वीकार नहीं करते हैं। वह कहते हैं कि इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। वह कहते हैं कि प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून का कोई अस्तित्व नहीं होता है, उपयोगितावादी विचार करते हैं। ऑस्टिन कहता है कि अधिकार वही है जिन्हें संप्रभु द्वारा जनता को प्रदान किए जाएं। यानी कि उपयोगितावादी क्या कहते हैं कि अधिकार वही हैं जो संप्रभु व्यक्ति द्वारा जनता को प्रदान किए जाएं और जो कानून निश्चित हों, वही कानून के द्वारा जो निश्चित हों वही अधिकार हैं। और ऑस्टिन ने भी इसको स्वीकार किया है, और ऑस्टिन ने भी इसको स्वीकार किया है कि अधिकारों का निर्माण उपयोगितावाद के आधार पर होना चाहिए। अधिकारों का निर्माण उपयोगिता के आधार पर होना चाहिए, और अधिकारों को दैवी होने का कारण मानना हमारी असफलता है, हमारी हठधर्मी है। हम असफल हैं, हठधर्मी, यानी कि अपने मिथक से हम दूर नहीं जा पा रहे हैं। इसीलिए हम प्राकृतिक अधिकारों को, प्राकृतिक कानूनों को दैवीय उत्पत्ति का स्रोत मानते हैं या दैवी होने का कारण मानते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ऑस्टिन ने जो राज्य संबंधी धारणा दी है वह उपयुक्तावाद के आधार पर दी है। राज्य का अस्तित्व तभी है जब हम, राज्य का अस्तित्व उपयुक्तावाद के आधार पर ही है। राज्य सबके लिए उपयोगी है, इसलिए राज्य के कानूनों का पालन सभी लोग करते हैं। राज्य न तो कृत्रिम संस्था है, न राज्य समझौते का परिणाम है। अब हम आते हैं इसके स्वतंत्रता संबंधी विचार पर। स्वतंत्रता संबंधी विचार, ऑस्टिन ने स्वतंत्रता पर स्पष्ट विचार दिया है, और स्वतंत्रता का आधार भी उपयुक्तावाद है। ऑस्टिन के स्वतंत्रता का आधार भी उपयुक्तावाद है, और संप्रभु अपने कानून द्वारा और जो संप्रभु व्यक्ति होता है अपने कानून द्वारा स्वतंत्रता को घटा बढ़ा सकता है। यानी कि उसको अगर लगता है कि स्वतंत्रता और लोगों को दी जानी चाहिए तो वह स्वतंत्रता को बढ़ा सकता है। उसको लगता है कि स्वतंत्रता में कटौती की जानी चाहिए क्योंकि यह लोगों के लिए हानिकारक हो रहे हैं, तो उसको नष्ट कर देना चाहिए या सीमित कर देना चाहिए। यानी कि संप्रभु व्यक्ति अपने अनुसार स्वतंत्रता को घटा बढ़ा सकता है। यानी कि जो स्वतंत्रता उचित है उसको संप्रभु मान्यता दे सकता है, तथा जो स्वतंत्रता अनुचित है उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। ऑस्टिन कहता है कि राजनीतिक या नागरिक स्वतंत्रता वह है, ऑस्टिन कहता है कि राजनीतिक या नागरिक स्वतंत्रता वह है जिसे एक संप्रभु व्यक्ति द्वारा प्रजा के लिए अनुमोदित या स्वीकृत किया जाता है। यानी कि जो संप्रभु व्यक्ति प्रजा को देता है वही कानून होता है, वही अधिकार होता है, वही स्वतंत्रता होती है। यह स्वतंत्रता अपने आप लोगों को प्राप्त नहीं होती, यह राज्य के द्वारा प्रदान की जाती है, यह राज्य के कानूनों के द्वारा प्रदान की जाती है। तो स्वतंत्रता की सीमा को आवश्यकता अनुसार समय समय पर निर्धारित करने के लिए अनेक बातें उत्तरदायी होती हैं, जैसे कि सार्वजनिक हित होता है। सार्वजनिक हित में यदि स्वतंत्रता उपयोगी होती है तो उसको कायम रखी जा सकती है। यदि सार्वजनिक हित में स्वतंत्रता अनुपयोगी है या हानिकारक है तो स्वतंत्रता को समाप्त किया जा सकता है। और यदि स्वतंत्रता लोगों के लिए उपयोगी है तो उसको कायम रखा जा सकता है। यदि स्वतंत्रता लोगों के लिए अनुपयोगी है तो उसको समाप्त किया जा सकता है। इसी तरह से प्रचलित परंपराएं होती हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समझौते आदि होते हैं जिनके द्वारा स्वतंत्रता को घटाया बढ़ाया जा सकता है या स्वतंत्रता को प्रतिबंधित या स्वतंत्रता को दिया जा सकता है। ऑस्टिन ने स्वतंत्रता को वैधानिक नियंत्रण के अधीन माना है। ऑस्टिन ने स्वतंत्रता को वैधानिक नियंत्रण के अधीन माना है। वह कहता है कि जो स्वतंत्रता होती है वह विधि के अंतर्गत होती है। उसका कहना है कि वैधानिक नियंत्रण भी उतने ही उपयोगी होते हैं। उसका कहना है कि वैधानिक नियंत्रण उतने ही उपयोगी होते हैं जितनी स्वतंत्रता की स्वीकृति होती है। इसलिए इन दोनों में प्राथमिक की समस्या पैदा नहीं होती है। मतलब कि ऑस्टिन कहता है कि वैधानिक नियंत्रण और वैधानिक स्वतंत्रता में जो भी उपयोगी होता है उसी को सरकार के द्वारा अपना लिया जाता है, संप्रभु के द्वारा अपना लिया जाता है। तो इस तरह से ऑस्टिन के उपयुक्तावादी विचार बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हैं। ऑस्टिन ने जो स्वतंत्रता और राज संबंधी विचार दिए हैं वह उपयुक्तावाद के आधार पर ही निर्धारित किया गया है। ऑस्टिन इस बात के लिए विशेष प्रशंसा का पात्र है कि उसने उपयुक्तता के सार्वभौमिक स्वरूप पर बल दिया। ऑस्टिन ने उपयुक्तता के सार्वभौमिक स्वरूप पर बल दिया, सार्वभौमिक स्वरूप पर बल दिया, यानी कि उपयुक्तता को इसने सार्वभौमिक बना दिया। यानी कि पूरे विश्व में, विश्व व्यवस्था का आधार ही इसने उपयुक्तता मान लिया। और उसने एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय उपयुक्तावाद का समर्थन किया है। किसका समर्थन किया है? अंतर्राष्ट्रीय उपयोगितावाद, उपयोगितावाद
उपयुक्ततावाद का समर्थन किया है, अंतर्राष्ट्रीय उपयुक्ततावाद का समर्थन किया है। और यह भी कहा है कि केवल आर्थिक उपयुक्तता को ही संपूर्ण उपयुक्तता मान लेने के दृष्टिकोण को समाप्त किया जाना चाहिए। ऑस्टिन कहता है कि केवल आर्थिक उपयुक्तता के दृष्टिकोण को समाप्त किया जाना चाहिए, यानी कि संपूर्ण उपयुक्तता मान लेने के दृष्टिकोण को समाप्त किया जाना चाहिए। जीवन के विविध क्षेत्रों में उपयुक्तताएं बिखरी हुई हैं, उन सभी को प्रोत्साहन देना चाहिए। हम केवल आर्थिक, जैसा कि बेंथम केवल आर्थिक मान लेता है, लेकिन ऑस्टिन कहता है कि नहीं, आर्थिक उपयुक्ततावाद नहीं बल्कि विविध पक्षों को देखते हुए विविध उपयुक्तताओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत की यद्यपि कटु आलोचना भी की जाती है, फिर भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उसने संप्रभुता के कानूनी स्वरूप पर बल दिया है। ऑस्टिन ने संप्रभुता के कानूनी स्वरूप पर बल दिया है, जो अधिक महत्वपूर्ण है, जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उसके द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता का लौकिक और राजनीतिक स्वरूप की अनिश्चितता को वह निश्चितता में बदल देता है, यानी कि जो अनिश्चित स्वरूप होता है संप्रभुता का, उस संप्रभुता को ऑस्टिन ने निश्चित स्वरूप में बदल दिया। फिर भी कानूनी दृष्टि से प्रत्येक राज्य में किसी न किसी व्यक्ति या समुदाय की सर्वोच्च सत्ता विद्यमान रहती है। ऑस्टिन ने जो कहा है कि प्रत्येक समाज में एक निश्चित व्यक्ति होता है जो संप्रभु होता है, तो ऑस्टिन का कहना यह सही होता है कि किसी न किसी रूप में प्रत्येक समाज में सर्वोच्च और निश्चित संस्था रहती है। जैसे भारत सरकार क्या है, यह सर्वोच्च होती है, यह संप्रभु है और इसका जो अधिकार क्षेत्र है पूरे भारत राज्य पर है, सभी राज्यों पर है, विभिन्न संस्थाओं पर है, विभिन्न समुदायों पर है, तो विभिन्न समूहों पर है। और विभिन्न समूह संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली संस्था जो है वह भारत सरकार है, या ब्रिटिश संसद को मान सकते हैं। ब्रिटिश संसद है सभी समूहों में, सभी समुदायों में सबसे शक्तिशाली है। तो इस तरह से ऑस्टिन ये कहता है कि संप्रभुता जो होती है वह निश्चित व्यक्ति में होती है, निश्चित श्रेष्ठ में होती है, और ये दृष्टिगोचर होनी चाहिए, यह निश्चित होनी चाहिए। तो ऑस्टिन का ये जो सिद्धांत है, यद्यपि सभी राज्यों पर समान रूप से लागू नहीं होता है, फिर भी आज की राज्य की सत्ता जो है, आज की जो स्वरूप है, राज्य का स्वरूप बिल्कुल इसी तरह से है, निश्चयात्मक स्वरूप है कि सत्ता कहाँ निहित होती है। सत्ता सरकार में निहित होती है और सरकार के द्वारा किया जाता है, सरकार और संसद के द्वारा सारे कार्य किए जाते हैं। तो जो संप्रभु व्यक्ति होता है वह अंदर से भी, यानी कि वह आंतरिक रूप से भी संप्रभु होता है और बाह्य रूप से भी संप्रभु होता है, यानी कि बाह्य रूप से भी संप्रभु होता है। भारत जिससे चाहे वह से विदेश नीति निर्धारित कर सकता है, जिससे चाहे वह विदेशी नीति निर्धारित नहीं कर सकता है, वह समझौते नहीं कर सकता है। ये भारत की संप्रभुता के ऊपर है, भारत की इच्छा के ऊपर है कि वह किस राष्ट्र से संधि करे, किस राष्ट्र से संधि नहीं करे। तो जो राष्ट्र होते हैं वह आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से शक्तिशाली होते हैं और संप्रभु होते हैं, यानी कि नभ सीमा में, थल सीमा में, जल सीमा में जितनी भी उनकी सीमाएं होती हैं वह सर्व शक्तिशाली होते हैं, वह सर्वोच्च होते हैं, संप्रभु होते हैं, असीम होते हैं, निरंकुश होते हैं। तो वह अपनी इच्छा का स्वामी होता है, उसके कार्य चाहे कुछ भी, वह अपनी इच्छा का स्वामी होता है। जो संप्रभु राष्ट्र होता है वह अपनी इच्छा का स्वामी होता है, चाहे परिणाम कुछ भी निकले। जैसे हम देख सकते हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, रूस और यूक्रेन का। यूक्रेन भी संप्रभु राष्ट्र है, रूस भी संप्रभु राष्ट्र है, दोनों संप्रभु राष्ट्र हैं। यह भी अपने सभी सीमाओं में संप्रभु है, यह अपने भाग का निर्माता स्वयं है, कोई इसको दबा नहीं सकता है। परिणाम यह है कि रूस इसको दबाना चाहता है, लेकिन यूक्रेन झुकने के लिए तैयार नहीं है। यह भी अपने पूरी शक्ति के साथ रूस को धूल चटा रहा है, यानी कि रूस से कड़ी टक्कर ले रहा है और अभी भी युद्ध चल ही रहा है। यानी कि लगभग 4 महीने हो गए, लगभग 4 महीने होने जा रहा है, रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी चल ही रहा है। यानी कि परिणाम चाहे कुछ भी हो, यह अपने क्षेत्र में संप्रभु है, कोई इसको दबा नहीं सकता है। तो इस प्रकार वास्तव में ऑस्टिन मुख्यतः विधिशास्त्र की परिभाषिक शब्दावली पर ही विचार कर रहा था। उसका क्षेत्र राजनीतिक दर्शन का नहीं था, ऑस्टिन का क्षेत्र राजनीतिक दर्शन का नहीं था। ऑस्टिन ने संप्रभुता के क्षेत्र में वैज्ञानिक शुद्धता, अस्पष्टता और सुबोधता स्थापित करने का प्रयत्न किया है। जैसा कि डाइसी, जेम्स, ब्राइस, हालैंड, विलोबी, काल्हन जैसे विद्वानों ने ऑस्टिन के सिद्धांत का अनुसरण किया है। ये जितने भी विद्वान हैं
जितने भी विद्वान हैं, डाइशी हैं, जेम्स है, ब्राइस हैं, हालैंड हैं, बिलोबी हैं, कालन हैं, इन सभी ने ऑस्टिन के सिद्धांतों का ही अनुसरण किया है। जैसा कि मैक्सी कहते हैं, मैक्सी कहते हैं, मैक्सी का कहना है कि राजनीतिक बहुलवादियों की आलोचना के बावजूद, राजनीतिक बहुलवादियों की आलोचनाओं के बावजूद ऑस्टिन का सिद्धांत प्रभावी है। मैक्सी कहते हैं कि राजनीतिक बहुलवादियों के आलोचनाओं के बावजूद भी ऑस्टिन का सिद्धांत प्रभावी है। यह सिद्धांत आज भी राष्ट्रीयता का प्रमुख आधार बना हुआ है। इस वीडियो में मैंने आपको ऑस्टिन के राज्य संबंधी विचार और स्वतंत्रता संबंधी विचारों से अवगत कराया। ये जो आपका 3rd यूनिट है ये यहाँ समाप्त होता है। मैं अगले वीडियो में आपको यूनिट 4th पढ़ाने जा रहा हूँ। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना न भूलिएगा। यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं ताकि समय समय पर मेरे चैनल की, मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों को धन्यवाद।